नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक में जो आगामी आने वाले 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर है, उसके लिए कि महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न का चयन किया है, जो आपको इसके बारे में कुछ वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से अवलोकन करें और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होगी जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। तो राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947, 1919 से लेकर के 1947 में राजनीतिक आंदोलन कौन कौन से हुए, अर्थात कौन कौन सी घटना हुई थी, उसके बारे में मैं थोड़ा जल्द से वीडियो दूंगा। सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट। प्रथम विश्व समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिक सुविधाएं दी जाएगी। यानी यह आश्वासन दिया कि भाई आप प्रथम विश्व युद्ध में आप सम्मिलित हो, और ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दे दिया कि हम आपके युद्ध के समाप्त होने के बाद तुरंत हम आपको अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे। ऐसा आश्वासन देकर के ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे। कुछ सुधार तो किए, लेकिन उससे भारतीय कोई सेटिस्फाइड नहीं होता, संतोषप्रद जवाब नहीं था आता, संतुष्टि नहीं हुई थी। बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण हुआ, प्रेस के कठोर नियम, अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली, यानी कई गतिविधियां अन्य दूसरी हो गई। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी, तो भारतीय सरकार ने, भारतीय जो जनता थी, अंग्रेजों का विरोध किया। सरकार को षड्यंत्र का भय था। तब सरकार को पता चला कि ये भारतीय लोग हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, उनको भय हो गया था। अतः सरकार ने 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की, जिसके द्वारा बने गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न कोई अपील, न दलील और न कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया। तो बच्चों, यहाँ पे रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट क्या है, ये प्रश्न बनता है। तो इसका यहाँ पर आशय दिया है, इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह यानी शंका के आधार पर, संदेह हो, शक हो, उसके आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न कोई दलील, न अपील और न कोई वकील का अधिकार था। उसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। उसके बाद में बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रश्न आता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग कांड कहाँ है? अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए, जिनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे भी थे। जनरल डायर ने उन्हें उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दिया, और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए, तब तक गोलियां चलती रही। सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, 379, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1,000 बताई गई थी। तो इसमें आपको एक तो ये ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि रोलेट एक्ट जो जारी किया था सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, उसके विरोध में अमृतसर जलियांवाला बाग एक सभा आयोजित हो रही थी। तो वहाँ पर जनरल डायर का आदेश से वहाँ पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद में बच्चों महत्वपूर्ण है ये, अगला जो टॉपिक है इसका, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन। इसका भी प्रश्न आता है कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया, यानी तुर्की में जो खलीफा थे उसके सम्मान में यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा, ना क्योंकि खलीफा का जो पद था तुर्की में वो समाप्त कर दिया था, उसके विरोध में भारतीयों ने उन तुर्की के मुसलमानों के वापस खलीफा का सम्मान दिलाने के लिए ये खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो ये धार्मिक रूप प्रमुख था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, यानी गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और जब ये खिलाफत दिवस मनाया गया या खिलाफत आंदोलन चलाया गया तो गांधी जी के पास एक उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिली थी, जिसका नाम है कैसर ए हिंद की उपाधि। तो इस खिलाफत आंदोलन में उन्होंने वापस जो है ये उपाधि लौटा दी थी। तो ये ध्यान रखना है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में उन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि लुटाई, तो खिलाफत आंदोलन के समय ये उपाधि लौटा दिया था। ठीक है ना। और ये कैसर ए हिंद उपाधि किन को मिली थी, महात्मा गांधी को मिली थी। किसके द्वारा मिली थी, ब्रिटिश सरकार को द्वारा मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के द्वारा सहयोग करने के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने उनको ये महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा था। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को शब्रे की संधि से हुई। अब ये भी ध्यान रखें कि आंदोलन समाप्त कब हुआ, 10 अगस्त 1920 को शब्रे की संधि हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्ति कर दिया। तब ये विरोध जो है समाप्त हुआ था। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आने लायक है, ध्यान रखें इसका। अब है बच्चों असहयोग आंदोलन। कि भाई असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी। ये जो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर कमेटी का गठन किया था। तो ये भी ध्यान रखें कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का नाम क्या है। तो बच्चों उस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की का विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। कभी हम ब्रिटिश सरकार से हमारे साथ नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसका असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। कभी हम ब्रिटिश सरकार का किसी भी कार्य में हम सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ना। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भाई असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो उसकी कार्य योजना की क्या थी। तो इसके अंतर देखो, इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। ये कार्य योजना थी। कभी ये निम्न प्रकार से जो कार्य है वो नहीं किए जाएंगे। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, यानी अनुशासन में रहना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, यानी अपने खुद के राष्ट्र की शिक्षण संस्था की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना कि हमारे जो झगड़े होते हैं उसके निर्णय पंचों के द्वारा किया जाए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जाए, हाथ से कते हुए बुने हुए कपड़ों का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया था। परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आला, यानी शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, पुलिस ने अत्याचार करने से
भीड़ ने वहाँ पे भीड़ जो थी उनके जो जुल्स की, तो पुलिस चौकी पर को आग लगा दी। वहाँ पे जो भीड़ जो थी उग्र हो गई थी, उन्होंने वहाँ पुलिस चौकी पर आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही, एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देखा तो गांधी जी ने कहा यह गलत बात हो गया, ये तो अहिंसा के हटकर हिंसा के मार्ग पर चलना शुरू हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है बच्चों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? 12 फरवरी 1922 को लिए। क्यों लिया? क्योंकि ये पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने अत्याचार करने से उग्र होकर भीड़ ने गोरखपुर जो स्थान है वहाँ पर पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसके अंदर 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। तो गांधी जी ने सोचा ये आंदोलन जो है हिंसात्मक मार्ग पर चला जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। गांधी जी की इस घोषणा से देश में बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने अत्यंत कष्टदायक कहा कि गांधी जी ने अच्छा नहीं किया, गलत काम किया है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है बच्चों कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का मतलब होता है बच्चों चित्तरंजन दास ने। ये ध्यान रखें, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। यहाँ पे ये 1 नंबर का छोटा प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो स्वराज पार्टी का गठन किया जिसने विधान परिषद में भाग लेकर सरकार के कार्य में रुकावट डालने का कार्य किया। अब है बच्चों आगे का टॉपिक है साइमन कमीशन। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी टिप्पणी आती है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन 1919 भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा। 1919 का जो अधिनियम था कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये जो कमेटी बनाई, कमीशन बनाया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, 7 सदस्य थे इसमें। तो ये 3 फरवरी 1958 जब ये कमीशन मुंबई पहुंचा तो इस पर जबरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसका प्रमुख विरोध करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय। लाहौर से उन्होंने विरोध किया था। विरोध करे लोगों ने, पुलिस ने अंधाधुंध लाइटों की वर्षा की, जिससे लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आई और 1 महीने बाद उसका देहांत हो गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? कि जब साइमन कमीशन भारत आया, बम्बई पहुंचा, तो लाहौर में उन्होंने ये जो है लाला लाजपत राय उसका विरोध किया। तो पुलिस ने अंधाधुंध लाइटें बरसाई, जिससे सीने में चोट लगने के कारण उनका देहांत हो गया। 1930 इस कमीशन की रिपोर्ट आई और जिससे सभी औपनिक स्वराज्य स्थापना की बात नहीं की गई। तो इसमें प्रश्न ये भी बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन वापस जाओ ऐसा नारा भी इसमें दिया गया था। नारा क्यों दिया गया था? इसका विरोध क्यों हुआ? इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस बात को लेकर के साइमन कमीशन में ये विरोध हुआ। अगला है बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास किया। यहाँ पे ये मोस्ट है कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और पूर्ण कब की? 30 दिसंबर 1929 को ये जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र तट स्थित दांडी गांव में ये पैदल चले गए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून तोड़ा। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है।
तो छह विनय अवज्ञा आंदोलन वो आंदोलन होता है जिसमें विनम्र भाव से ब्रिटिश सरकार के कार्य न करना और विनम्र भाव से कार्य में असहयोग को भावना प्रकट करना, इस प्रकार की जो भावना होती है उसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा, यानी कि विनम्र भाव से ब्रिटिश सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना, कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर। और कितने सदस्य थे, 78 सदस्यों के साथ गांधी जी पहुंचे थे। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्तुओं को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रश्न यहाँ पे बच्चों ये भी बनता है कि शहर विनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना क्या थी, उसमें प्रमुख कार्य क्या क्या किए गए। तो यहाँ पे ये मुख्य कार्य, इसका विशेष तौर से आप अध्ययन करना है। तथा सरकारी कर्मचारी नौकरियों से त्याग पत्र देना आह्वान गांधी जी ने किया। इस आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में भाग लेने लगे, यानी विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई, अतः विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया। इस आंदोलन में विशेष की महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में 7,000 लोग जेलों में डाल दिए गए थे। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये बच्चों 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे है 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पे ध्यान रखें, गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वे वहाँ निराश लौटे थे, यानी जो बातें हुई थी गांधी इरविन समझौते के बीच में 11 शर्तें रखी हुई थी लगभग। वो 11 शर्तों पर किसी भी प्रकार से, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको, जो प्रथम सम्मेलन हुआ तो इसमें गांधी जी को सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला, तो वापस गांधी के बीच में समझौता हुआ, तो उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप आओगे तो हम आपकी शर्तें मान लेंगे। लेकिन जो बातें शर्तें रखी गई थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो बातें उनको सेटिस्फाइड जवाब उनको नहीं मिला, इसलिए वो द्वितीय सम्मेलन से बीच में ही वापस लौट करके आ गई। और पुणे 1932 में छह विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो गांधी जी ने वापस, क्योंकि द्वितीय गोल में सम्मेलन जाने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसमें शर्तें रखी थी, लेकिन उन शर्तों से कोई सेटिस्फाइड हुआ जवाब नहीं मिला, तो गांधी जी वापस निराश होकर लौटे। तो 1932 में उन्होंने छह विनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो आज हम ये बच्चों इसमें वीडियो यहाँ तक ही बढ़ाएंगे। इसमें काफ़ी छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आप इस वीडियो का अच्छी तरह से अवलोकन करें और अवलोकन करते हुए आप इसके में जो प्रश्न छोटे बन रहे हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।